हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस विजय बैच मेंस राइटिंग सीरीज़ के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं डे 39 में जीएस2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने विजय बैच इनिशिएटिव में 45 डेज में 180 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर एक बच्चे को करवा रहे हैं, ताकि वो टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू हो जाए और उसकी जो मेंस की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस2 में यूनिट 3 के 4 नए क्वेश्चंस, जिनमें 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जो कि हमारा पैटर्न है हमारे एचपीएस मेंस एग्जाम का। ठीक है, ये पूरी जो डिस्कशन होगी ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फार्मूला फॉर आंसर राइटिंग होगी, जहां पर हमने आपको बताया कि कौन से 3 स्टेप फॉलो करके आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस नए लेक्चर की। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का ये टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द रोल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड आप पॉपुलरली इस नाम से जानते हैं इसको। तो आपसे उसका रोल पूछा गया, आपसे बोला गया कि डिस्कस करिए रोल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आजकल की हैपनिंग है, जहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत लाजमी है कि आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि क्वाड है क्या। क्वाड एक इनफॉर्मल, अभी फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जब भी आपसे किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो उसके मेंबर अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर के माइंड पे कि हाँ, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की या उस पर्टिकुलर बॉडी की। तो क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था मेनली टू काउंटर द एग्रेसिव इंस्टेंस ऑफ चाइना। जो चाइना है काफ़ी एक बहुत मसल पावर अपनी शो कर रहा है। हम साउथ चाइना सी की बात करें, हम ट्रेड की बात करें, हम बीआरआई की बात करें, तो उसको काउंटर करने के लिए इन 4 देशों ने मिलकर ये कि पूरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग बनाया था। वैसे तो जो क्वाड है 2007 में बना था, लेकिन उस टाइम पर इतना इसको इनिशिएटिव नहीं मिला, और 2017 के बाद इसकी एक्टिविटी रिवाइव होती हुई हमें दिखती हैं। और यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में हमें एक कन्वर्जेंस जो है वो ग्रो होती हुई दिखती है। अब इनको पता है कि हमारे पास कुछ मटेरियल हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, और खासकर सिग्निफिकेंस इंडो पैसिफिक रीजन की जो बढ़ती जा रही है आजकल की जियो पॉलिटिक्स में, उसको गार्नर करने के लिए चारों देश आपस में इकट्ठा हुए हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर हम जो मेन रोल बोलें क्वाड का, वो क्या है? टू एडवांस द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। देखिए, अगर हम क्वाड की बहुत सारी मीटिंग्स की अगर हम जजमेंट देखें तो वहाँ पर ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ही ट्रेड अच्छा चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन फ्री ट्रेड चाहते हैं, जहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है, जहाँ पर ये सिक्योरिटी चाहते हैं एक तो, और दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह राइज हुआ है फॉर डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन, और ये इंश्योर करना चाहता है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रहे और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहे, जहाँ पर कोई एक कंट्री पूरे जो हैपनिंग्स है जियो पॉलिटिक्स की उनको मैनिपुलेट ना करे। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, जहां पर हमने बताया कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ क्वाड। ठीक है, आप देखिए अपने आंसर्स में जो मेन वर्डिंग है क्वाड के रिगार्डिंग वो पक्का आपको शो करनी है, अगर आपने ज़्यादा मार्क्स फेच करने। अगर आप 2 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप अगर जनरल भी लिखेंगे तो भी आपका एग्जामिनर 2 मार्क्स दे देगा, लेकिन अगर आप 2 से अपने मार्क्स को कन्वर्ट करके 3 में ले जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपके आंसर में सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड पक्का झलकना चाहिए, आपके आंसर में इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग पक्का दिखना चाहिए, आपके आंसर में इंश्योरिंग फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये 4 वर्ड तो आपके आंसर में पक्का दिखने ही दिखने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जामिनर को शो कर पाओगे कि मुझे क्वाड की पूरी नॉलेज है। ये आपकी कोर नॉलेज है जो आपको प्रेजेंट करनी है। जो मेंबर हैं, जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, ये आपका फॉर्डर मटेरियल है, ये धनिया एक तरह का जो आप बाद में डालेंगे अपने आंसर को और निखारने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अगेन जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का क्वेश्चन है, और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया है जो हमें कवर करना है। व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ इंडिया जापान रिलेशनशिप। देखिए, अगर हम बात करें मेजर कंट्रीज जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमसे इंडो यूएस के बारे में पूछ सकता है, इंडो रशिया के बारे में पूछ सकता है, इंडो चाइना के बारे में पूछ सकता है, और उसके बाद जो चौथी मेन कंट्री बनती है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इंडिया जापान।
ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव टाइप की रिलेशनशिप है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो आपको ये टॉपिक भी प्रिपेयर मैं करवा रहा हूँ। देखिए, जापान और इंडिया, इनकी बहुत पुरानी पार्टनरशिप है और बहुत ही कंटिन्यूस बेसिस पर इनकी पार्टनरशिप मेंटेन रही है। तो दे हैव अ लॉन्ग एंड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको इन्होंने दर्जा दिया है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप 2014 में। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पक्का मेंशन कर रहा है, इट इज द कोर वर्ड रिगार्डिंग इंडो जापान रिलेशन। ठीक है, दे हैव अ रिलेशन ऑफ स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, अब कौन कौन से फोकस एरिया रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो आपको याद रखना कि आपसे इंडो चाइना के बारे में पूछें, इंडो यूएस के बारे में पूछें, इंडो रशिया के बारे में पूछें, 4 से 5 मेन एरिया बनते हैं जिनके बेसिस पर हमारी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होती है। इकोनॉमिक एरियाज, डिप्लोमेटिक एरियाज, मिलिट्री एरियाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एरिया, एनवायरनमेंट वाला एरिया। ये 5 से 6 ऐसे हमारे एरियाज हैं जिनके ऊपर आप अपने आंसर को शेप आउट कर सकते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक रिलेशन हमेशा 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं जनरली, अगर अच्छी पार्टनर हैं तो। उसके बाद मिलिट्री रिलेशन, इंडिया के तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल या साइंस एंड टेक वाला रिलेशन। तो ये आप 4-5 डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर हम जापान की बात करें तो इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशन जापान के साथ काफ़ी अच्छे हैं। हमारा एक एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जहां पर हम एक दूसरे के बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत मेजर सोर्स है जापान। लगभग 28 से 29 बिलियन डॉलर की यूएस डॉलर की एफडीआई हमारे देश में आई है इन लास्ट 18 ईयर्स फ्रॉम द जापान। ठीक है, मिलिट्री कॉपरेशन काफ़ी अच्छा है हमारे और जापान के बीच में। वी हैव साइंड एन एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जहां पर हम दोनों जो कंट्री हैं उनकी मिलिट्री आपस में जो सप्लाईज हैं या सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज कर सकती हैं ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। ठीक है, इसके साथ साथ जो यूएन की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन होते हैं वहां पर भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, पीस मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेस कॉपरेशन काफ़ी अच्छी है इंडिया और जापान में। ठीक है, इंडिया एंड जापान कंडक्टिंग देयर फर्स्ट एनुअल बायलेटरल स्पेस डायलॉग फॉर एनहांसिंग बायलेटरल कॉपरेशन इन आउटर स्पेस। तो इनके बीच में स्पेस डायलॉग भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ पर कल्चर कॉपरेशन भी है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर हर साल जापान जाते हैं, जापान के टीचर इंडिया आते हैं। इसके साथ साथ कल्चरल टूरिज्म भी हम डेवलप कर रहे हैं। वाराणसी क्योटो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट एक बहुत ही पॉपुलर एग्रीमेंट है। तो ये 4 डायमेंशन मेजर आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपका आंसर 4 मार्क्स का है, तो आपको 60 वर्ड में आंसर लिखना है। तो 4 डायमेंशन अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया आउट ऑफ 6 डायमेंशन तो आपका आंसर काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज फ्रॉम द टॉपिक इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा, GS2 पेपर 5 यूनिट 372 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडिया अफ्रीका रिलेशन। देखिए, ओवर दी लास्ट 3 लेक्चर्स मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको लगभग हर एक जो डायमेंशन है आईआर का वो कवर करवा दूं। तो यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन है वो है इंडिया अफ्रीका रिलेशन। इंडिया अफ्रीका रिलेशन एंड ट्रेड इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल। आपको पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है उसका हमने एक टारगेट रखा है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जानी है अपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये क्रूशियल है काफ़ी इंडिया के लिए, और इसमें इंडो अफ्रीका रिलेशन कैसे हेल्प करने वाले हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि इंडो अफ्रीका रिलेशन किस तरह की रही है। देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत कॉमन बैकग्राउंड है। दोनों ही कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की, फ्रेंच एम्पायर की। ठीक है, एशिया भी हो गया, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हो गई, अफ्रीका भी उसी तरीके का है, कॉलोनी बनी है हमेशा यहाँ पर। और उसके साथ साथ अफ्रीका इंडिया के साथ ही, अफ्रीका की मेजर कंट्रीज इंडिया के साथ ही आज़ाद हुई हैं। तो हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सिमिलर प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके साथ साथ जो अफ्रीका है एक बहुत वास्ट मार्केट है, और हम हमेशा ये बोलते हैं कि 21st सेंचुरी का अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो अफ्रीका है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट की। अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2025 तो अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इसके एक्सपोर्ट के लिए, इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट है अफ्रीका हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों ही देश अपने इश्यूज के रिगार्डिंग WTO में सेम लाइन पर हैं। दोनों ही चाहते हैं कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो जहां पर कोई 2 सिंगल कंट्री या 3 सिंगल कंट्री पूरे ट्रेड को मैनिपुलेट ना करें। ठीक है, इसके साथ साथ जो अफ्रीका है इट इज़ अ रोबस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारे देश को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अफ्रीका। अगर हम चाहें तो लार्जर यूनिफाइड सिंप्लीफाइड रोबस्ट अफ्रीकन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पार्टनर्स भी अपने बना सकते हैं। देन अफ्रीका हैज़ मिनरल रिच रिसोर्सेज लाइक ऑयल, मेटल, नॉन मेटल, जो हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकता है। हमारी बहुत सारी ऐसी MNCs हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं
अफ्रीका में, लेकिन हमें इस अप्रोच को, इस डोमेन को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास बहुत मेजर डेस्टिनेशंस हैं इन्वेस्टमेंट की, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सूडान, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, जहां पर हम बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, वो 6 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के साथ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, फास्टेस्ट। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट ओवरऑल बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है, तो अगर इसके साथ इंडिया पार्टनरशिप करता है तो हमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, और इंडिया अपने इस एक्सपोर्ट बास्केट को और डाइवर्सिफाई कर सकती है बाय एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कंप्यूटर सर्विसेज। ठीक है, रिसोर्स रिच रीजन है हमारा अफ्रीका, हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखने को मिलते हैं जो इंडिया में नहीं देखने को मिलते, यूरेनियम, डायमंड, मैग्नीज, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं अफ्रीका में, गुड बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन पॉसिबल है हमारी अफ्रीकन्स के साथ, और सबसे खास बात कि जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है एमएसएमईज, अगर उनकी हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें अफ्रीका के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, लेकिन नए बिजनेस प्लान के साथ साथ हमें रिसोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। मेडिकल टूरिज्म एक एरिया है जहाँ पर हम अफ्रीका के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बना सकते हैं। देन सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे एक लेवल हमें प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम स्टेट इंडिया के और अफ्रीकन कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। जैसे केरला है, केरला इज प्लानिंग ऑन इंपोर्टिंग कैशियो फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम डायमेंशन दिए, मैंने आपको 9 डायमेंशन दिए, 10 डायमेंशन दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पेपर में 6 डायमेंशन एटलीस्ट याद करके जाएं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अफ्रीका हमारी मदद करने वाला है हमारे 5 ट्रिलियन गोल को अचीव करने में। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, which is bilateral, regional and global grouping and agreement involving India and affecting India's interest। GS2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एचपीएस ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। द एशियन एंड इंडियन पार्टनरशिप हैज़ बीन क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द साइड। की जो पार्टनरशिप है ये दोनों ही पार्टिसिपेंट्स के लिए, एशियन के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत क्रूशियल है। आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट्स एंड एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एशिया रिलेशनशिप। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पहली लाइन क्या बोली कि आपको बताना है कि क्यों ये पार्टनरशिप क्रिटिकल है दोनों के लिए। दूसरी बात कि आपको डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करनी, किस तरीके से पार्टनरशिप ग्रो करी है, आपको एक तरह की एवोल्यूशन बतानी है। तीसरा माइक्रो पार्ट क्या है कि आपको चैलेंजेस बताने हैं, और चौथा माइक्रो पार्ट क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बतानी है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में 4 माइक्रो पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर आप चारों माइक्रो पार्ट्स को आंसर कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि देखो जो एशियन है वो है क्या। एशियन एक ग्रुपिंग है जहाँ पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओ पीडीआर आते हैं। ठीक है, ये 10 कंट्री मिलकर एशियन बनाती हैं, और इंडिया की जो रिलेशनशिप है एशियन के साथ वो ओवर द ईयर्स काफ़ी इंक्रीज हुई है। 1990s के बाद जब से हमने एलपीजी पॉलिसी फॉलो करी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली, उसके बाद जो हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज़ वो बहुत इन्हांस हुई है, बहुत चेंज हुई है। नाउ वी आर टेकिंग देम एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन आवर ग्लोबल रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी पहले 1990s में, वो हमने चेंज करी, अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे आ चुके हैं, हम डायनेमिक पॉलिसी पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, देखो जो आपका ये वाला पार्ट है कि आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप एक डायग्राम जरूर बनाएंगे, एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और वहाँ पर आप बताएंगे कि किस तरीके से इनकी जो पार्टनरशिप है वो इवॉल्व हुई है। 1995 में इंडिया फुल टाइम डायलॉग पार्टनर बना एशियन का। ठीक है, पहली बार इंडिया 1996 में पार्टिसिपेट करता है एशियन रीजनल फोरम में। 2002 में फर्स्ट टाइम एशिया इंडियन समिट होती है फ्नॉम पेन कंबोडिया में। ठीक है, 2003 में इंडिया एक ट्रीटी को साइन करता है, ट्रीटी ऑफ एमेटियन कॉपरेशन विद द एशियन। ठीक है, उसी साल एशियन इंडिया कॉपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन साइन होती है। फिर 2005 में इंडिया ज्वाइन करता है ईस्ट एशिया समिट, जो कि एशियन मेंबर्स के द्वारा बनाई गई है। 2010 में एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, फोर्स में आता है। एशियन इंडिया अपग्रेड करते हैं रिलेशनशिप को टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2012। ठीक है, 2014 में इंडिया पहली बार एक इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट करता है टू एशियन। 2015 में एशियन इंडिया ट्रेड इन सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, पहले ही हमारा गुड सर्विस साइन हो चुका है, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हमारे 2015 में साइन हो जाते हैं। और 2018 में हम सेलिब्रेट करते हैं 25 साल की अपनी रिलेशनशिप को विद द एशियन। तो ये एक तरह की डेवलपमेंट है इन इंडिया एशियन रिलेशनशिप, और ये आपको डायग्राम के थ्रू बतानी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हम एशियन की बात करें इंडिया के लिए,
कि क्या अपॉर्चुनिटी एशियन प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए, तो एशिया ब्लॉक एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है जहां पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर इंडिया को देखने को मिलेंगे। अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें तो एशियन पोर्शन ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज अराउंड 9.2% एंड 8.93%, जो कि काफ़ी बड़ा है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डोमेन का। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एशियन टू इंडिया हैज़ बीन मोर देन $70 बिलियन इन लास्ट 17 ईयर्स। तो बहुत मेजर सोर्स है इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का, एशियन कंट्रीज टू इंडिया। एशियन इकोनॉमीज हैव अ वाइड एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, जिसको इंडिया यूज कर सकता है। तो ये है इकोनॉमिक कॉपरेशन। देन अगर सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज, सॉरी एशियन की सारी कंट्रीज एंड इंडियन कंट्री, ये सारे इंडियन ओशियन में पायरेसी को खत्म करना चाहते हैं, इलीगल माइग्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, ट्रैफिकिंग को खत्म करना चाहते हैं। तो दोनों ही कंट्री इस पूरे मटेरियल, इस पूरे चैलेंज को इकट्ठे दूर करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इंडिया के साथ हमारी इंडिया की जो रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक विद एशियन, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, देन मैरीटाइम कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन को शेयर करते हैं। ठीक है, एंड चाइना फैक्टर, क्योंकि एशियन वाले भी चाइना से परेशान है और इंडिया वाले भी चाइना से परेशान है, तो ये दोनों इसमें भी कॉपरेट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है एशियन के लिए, तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड करता है टू दी एशियन कंट्रीज। इसके साथ साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुके हैं विद दी एशियन कंट्रीज। उसके साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग अ ह्यूमन रिसोर्स बेस। हमारा जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा है और एशियन में भी काफ़ी कम है। तो हम एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बेस प्रोवाइड कर सकते हैं ईस्ट एशिया को। ठीक है, उसके साथ साथ जो यूएस मार्केट का लॉस हुआ है कुछ एशियन कंट्रीज़ को, उसको इंडिया फुलफिल कर सकता है और इंडिया एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है एशियन कंट्रीज़ को इन दी इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम अगर चाइना का लिंक देखें विद दी एशियन, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा अभी भी डिपेंडेंट है चाइना के। उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड है विद दी एशियन कंट्रीज वो अभी भी इंडिया के अगेंस्ट है, फेवर में नहीं है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी वीक है। उसके साथ साथ अगर हम एशियन मेंबर स्टेट्स की बात करें तो प्रोएक्टिव रोल इंडिया अभी तक प्ले नहीं कर पाया जिसको करना चाहिए था। इंडिया अभी भी बायलेटरल पार्टनरशिप को ज़्यादा तवज्जो देता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, जो कि एशियन को वीक बनाती हैं फिर। और इंडिया की जो कमिटमेंट है वो काफ़ी डिलेड चल रही है, अभी भी हम कई बार अपनी प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को साइन तो कर रखा है लेकिन उनको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो यहाँ पर आपने अपने आंसर में सारे डोमेन्स को बताए कि एशियन इंडिया के लिए जरूरी क्यों है, इंडिया एशियन के लिए जरूरी क्यों है, चैलेंजेस क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप हुई है। तो एक स्मार्ट आंसर में आपको ये सारे कंपोनेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक नया आंसर। ठीक है, नया लेक्चर जहाँ पर हमने 4 नए क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि यू आर गेटिंग समथिंग और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है जिसको आप यूज़ करेंगे अपने मेंस के एग्जामिनेशन में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।